नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। और प्रत्येक एग्जाम में पॉलिटी से जो प्रश्न रहता है वह 2-3 टॉपिक से अत्यंत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है और वहाँ से प्रश्न रहने की पूरी संभावना रहती है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, आपको राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़, राज्यपाल, यह सभी ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से प्रश्न रहना एग्जाम में संभवतः आप कह सकते हैं कन्फर्म ही रहेगा। वो यदि पॉलिटी से प्रश्न रहा तो इन सभी टॉपिकों से प्रश्न रहता अनिवार्य है। कल 64वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट, और जितने भी लोग सफल हुए वो सभी कहीं ना कहीं कठोर मेहनत किए होंगे, तभी जाकर वह सफल हुए हैं। एक बात कहना चाहता हूँ। एक चोर था और एक हीरा व्यापारी। हीरा व्यापारी मुंबई सेंट्रल जा रहे थे अपने बिहार से ही। तो जिस ट्रेन में हीरा व्यापारी बैठा उसी ट्रेन में चोर भी बैठा, और चोर यह सोचा था कि आज रात में इस व्यापारी को लूटना है। इस कारण से चोर क्या किया, चोर सवेरे सो गया, मतलब क्या, लगभग 12 से 2 के बीच में वह सो गया वो चोर। और व्यापारी जो थे सेठ, वो जगह थे। तो उन्होंने भी इस चीज़ को भांप लिया कि हो सकता है आज मेरा चोरी होने, मतलब कि आज मेरे हीरे की चोरी होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, तो वो रात्रि का वो तैयारी किए कि रात होगा तब हम सोएंगे। तो उन्होंने सोने से पहले उस हीरे की पोटली को चोर की पॉकेट में डाल दिया और वो सो गए। जब रात हुआ तो चोर उठा और पूरी अच्छी तरह से इस व्यापारी को वो खंगोला। तो खंगालने के बाद उसे हीरा नहीं मिला। फिर चोर अपना सो गया। फिर अर्ली मॉर्निंग हुआ, फिर चोर अपना उठा, फिर उस दिन भी सवेरे सो गया क्योंकि उसे लूटना था। उस रात फिर वही घटना हुआ। तो व्यापारी ने क्या किया, व्यापारी अपने हीरे की पोटली को फिर वही काम उस चोर की जेबी में पॉकेट में रख दिया और फिर वो सो गया। फिर चोर उठा, फिर पूरा खंगाला, फिर उसे नहीं मिला हीरा। जब गाड़ी मुंबई सेंट्रल में रुकती है तो दोनों उतरते हैं, दोनों आपस में बात करते हैं। चोर कहता है कि मेरा पूरा ख़ानदान चोरी नहीं करेगा, मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, बस सेठ आप ये बताओ कि आप हीरा कहाँ रखे थे। तो सेठ ने कहा, अरे मूर्ख, तुम्हारे ऐसा मूर्ख कोई नहीं है, तुम चोर नहीं, तुम मालिक हो। कैसे? तो उन्होंने कहा कि लोग अभी वर्तमान समय में विश्व में कौन क्या कर रहा है उनकी बातों को देखता है। अभी कोई सगे संबंधी आपका 64वीं बीपीएससी क्लियर कर लिए होंगे तो आप उनकी सफलता से खुशी होने की बजाय आप दुख हो रहे होंगे, कैसे हो गया, ये हो गया, अरे उसे कुछ नहीं आता था, उसका पर्सनैलिटी अच्छा नहीं था, ये था। आप उससे पहले अपने गिरेबान में झांको आप कि आप क्या हो। और यदि जो व्यक्ति अपने गिरेबान में झांक लिया, जो व्यक्ति अपने अंदर की ऊर्जा को, अपने अंदर के आत्मविश्वास को, अपने अंदर के ज्ञान को समझ गया, वही तो महान बनता, वही तो सफलता प्राप्त करता है। आज गौतम बुद्ध का आप एग्जाम्पल लीजिए, वो क्या थे, वो उन्होंने अपने अंदर के ज्ञान को समझा और वह महात्मा बुद्ध कहलाए वो। तो यदि वह चोर चेक करने के बाद अपना पॉकेट एक बार चेक कर लेता तो क्या वह चोर रहता, वह हीरा का मालिक हो जाता। लेकिन चोर क्या किया, दूसरे बोला क्या, सिर्फ सेठ पर ही ध्यान था उसका। अभी वर्तमान समय में यही चल रहा है कंपटीशन की दुनिया में ही नहीं, प्रत्येक छात्र के जीवन में तो है ही, व्यापारी के भी जीवन में भी, व्यापार के जीवन में भी अभी यही चल रहा है। सिर्फ कंपटीशन, सिर्फ दूसरे को देख कर जलना है, उसे कैसे पीछा किया जाए यह सोचना है। यह नहीं कि हमें क्या है और हम में कितनी क्षमता है और हम क्या कर सकते हैं, इस बात पर उन्हें वह ध्यान नहीं देते हैं, जो कि गलत है, जबकि यही होना चाहिए। तो इस कारण से जो भी छात्र हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में ध्यान दें कि हमें क्या करना है। अपने एम को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर आप सोचना शुरू करें, इमेजिन करना शुरू करें कि हमें इस पद पर हम जाएंगे तो हमारे साथ क्या सब होगा, हमारे घर में क्या होगा, हमें कितना प्रोत्साहन मिलेगा, हम कितना, हमारे अंदर खुशी आएगा। तो यह सब सोचते हुए आप अपनी पढ़ाई को ध्यान दीजिए और दूसरे की बजाय आप खुद के अंदर झांकिए, आपके अंदर भी वही ऊर्जा, वही एनर्जी है, आप भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो देखते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में, मूल अधिकार।
देखिए यहाँ से नाम से लग रहा है फंडामेंटल राइट, मतलब क्या, मूल अधिकार। कोई भी लोकतांत्रिक देश, जो भी डेमोक्रेसी कंट्री है, यदि वहाँ के नागरिकों को वहाँ के संविधान के द्वारा, उस देश के द्वारा यदि फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया, तो उस देश को हम लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते हैं। क्योंकि जब तक मानव को अपना राइट नहीं पता होगा तो वह कैसा लोकतांत्रिक देश, वह कैसा डेमोक्रेसी कंट्री। तो फंडामेंटल राइट इतना महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में फंडामेंटल राइट का चर्चा किया गया। कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दिया गया। यह भी मतलब क्या पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दिया गया है फंडामेंटल राइट के द्वारा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए समता, समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है इस फंडामेंटल राइट में। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का सिद्धांत है। ये इसलिए इसे मूल अधिकार भी कहा गया है। और इससे होता क्या है? व्यक्ति का चौमुखी विकास होता है, भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास एवं आध्यात्मिक। इन सभी विकास के लिए फंडामेंटल राइट जो है ये अत्यंत ही आवश्यक है। मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट थे। वर्तमान में कुल 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों को सूची से हटा दिया गया। इसे संविधान के अनुच्छेद 300 के क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस तरह आप कह सकते हैं कि फिलहाल वर्तमान में जो है कुल 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट का चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए किसने समर्थन किया था? तो नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट मतलब क्या? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित कमेटी था, उनके द्वारा जो रिपोर्ट है उसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में जो रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था, नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जो है क्या वह वाद्य योग्य है? तो यस, फंडामेंटल राइट वाद्य योग्य है। लेकिन डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह वाद्य योग्य नहीं है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मतलब क्या? इमरजेंसी जब लगता है तो इस समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी का सभी और जितने भी फंडामेंटल राइट बचे हुए हैं वह सभी निरस्त किए जा सकते हैं। कब? तो नेशनल इमरजेंसी के दरमियान, आर्टिकल 352 जब लगता है देश में तब। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, यह पहले बताया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 14। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पाँचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। और छठा जो अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। तो इस तरह से पहले आप यह याद रखेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक अनुच्छेद को अलग कर करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। अब बचा कि अनुच्छेद 12 में क्या है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। इसके तहत राज्य उसे कहा गया है जो कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद जो है यह राज्य है। LIC क्या है? तो LIC राज्य के अंतर्गत आता है, यह याद रखेंगे। यूनिवर्सिटी राज्य के अंतर्गत आता है, यह भी आप यहाँ सा याद रखें। अनुच्छेद 12 के तहत यह कहा गया है। अनुच्छेद 13 के तहत यह कहा गया है कि मूल अधिकारों को मतलब यह कहने का मतलब है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका उल्लंघन करने वाला कोई कानून बनाया गया हो, चाहे वो विधानमंडल द्वारा बनाया गया हो, चाहे वो सेंट्रल द्वारा बनाया गया हो। मतलब क्या?
लोगों के फंडामेंटल राइट पर कोई मतलब रोक लगा रहा हो, ऐसा यदि किसी भी प्रकार का कानून सरकार द्वारा बनाया जा रहा है तो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट और उस राज्य का हाई कोर्ट निरस्त कर सकता है। तो यही बोल रहा है यह अनुच्छेद 13 के तहत मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण मतलब क्या, फंडामेंटल राइट को कम करने वाली विधियां जो है वह शून्य होगी। क्यों? क्योंकि यह न्यायिक समीक्षा योग्य है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत दिया गया है। ऐसा कोई भी कानून जो मूल अधिकार को उल्लंघन होता है उसे गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। यह आप यहाँ साथ याद रखेंगे। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद एक एक करके। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो अनुच्छेद 14 के तहत यह है कि विधि के समक्ष क्षमता एवं विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 के तहत यह कहा गया है। अनुच्छेद 15 है धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण सिद्धि। अनुच्छेद 18 सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। अब इसको हम लोग फिर आगे जो चलेंगे तो इसको हम लोग विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे कि जो इसमें क्या है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शिक्षण संस्थानों जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान करती है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत यह दिया गया है एजुकेशन सेंटर में, जैसे यूनिवर्सिटी में, JNU में इस प्रकार के संस्थान में एजुकेशनल रिजर्वेशन जो है वो अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत दिया गया है। यह याद रखेंगे हम लोग। और जॉब में जो है रिजर्वेशन वो अनुच्छेद 16(6) के तहत दिया गया है। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। कथन ए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य राज्य और समान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। ए जो है वह आर का स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट, संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है कौन? अनुच्छेद 13। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। किसके संदर्भ में? तो फंडामेंटल राइट के संदर्भ में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। 19, 20, 21, 22 यह याद रखेंगे हम। वैसे में क्या जोड़ते हैं? 19, 3, 22। कभी कभी एग्जाम में फंसाने के लिए ऐसे पूछेगा कुल कितना अनुच्छेद में? तो 19, 20, 21, 22। अब देखिए 19 में क्या है? 19 ए में है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 बी में क्या है? शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। मतलब क्या? भाषण आप कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपके ऊपर। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह हुआ कि आपके पास जो कला है उस कला से आप अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कोई गायक यदि है तो वह अपनी अभिव्यक्ति को गाना गाकर कर सकता है। कोई यदि मान लीजिए दिव्यांग व्यक्ति हैं और वो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो वो चित्र बना के वो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का लाभ उठाते हैं। भाषण देने का मतलब यह हुआ कि आप स्वतंत्र हैं स्पीच देने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर यह नहीं कि आप देश के विरोध में बोल रहे हैं आप, तो ऐसा भाषण नहीं। आप देश के संविधान के उल्लंघन के बारे में बोल रहे हैं, ऐसा भाषण आप नहीं दे सकते हैं जिससे भारत व भारत के पड़ोसी देश या भारत का संबंध जिस देश से अच्छा रिश्ता है उस देश के खिलाफ यदि आप कुछ बोल रहे हैं तो और उस समय आप कहेंगे कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार हमारे पास है और हम इसका लाभ उठा रहे हैं, तो यह भी नहीं है। मतलब यहाँ पर यह दिया गया है, मूल संविधान में यह कहा गया है कि भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है आपको। इसी के अंतर्गत सूचना का अधिकार भी आता है, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या है
एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरटीआई भले ही नहीं है लेकिन अनुच्छेद 19(1)(a) है। कहने का मतलब यह है कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है यह भी अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत ही आता है। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे। किसी भी भाग में, भारत के किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हैं, सर्वत्र आप आबाद रूप से घूम सकते हैं। कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता आपके पास है। 19 के तहत यह 5-6 प्रकार का ये स्वतंत्रता दिया गया है। लेकिन कोई भी वृत्ति, कोई भी उपजीविका, इसका मतलब यह नहीं कि आप देश विरोधी आप वृत्ति चला रहे हैं, आप टेररिस्ट हैं आप, और आप कह रहे हैं आप तो फंडामेंटल राइट हमें मिला हुआ, आप गोली बंदूक का कारोबार कर रहे हैं और बिना लाइसेंस का, तो यह तो देश विरोधी है। आप ड्रग्स बेच रहे हैं बिना मतलब बिना परमिशन का, तो यह तो गैर कानूनी है ड्रग्स बेचना। और यहाँ पर आप कहें कि हमें जीविका चलाने के लिए हमें तो ये फंडामेंटल राइट है, तो यहाँ पर रोक लगा दिया गया है। 19(2) के तहत 19(4) को रोक दिया गया है और 19(1) के तहत इस सब को रोका गया है। मतलब क्या, जहाँ पर आपको फंडामेंटल राइट है, जहाँ पर आपको अधिकार दिया गया है, वहीं पर कुछ बातों के अंतर्गत आपको रोक दिया गया है। कैसे रोका गया है सो सुन लीजिए अब आप। देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा पर कोई नुकसान यदि है आपसे तो वह रोक सकता है। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्र संबंध, न्यायालय की अवमानना, अपराधों में यदि वृद्धि होती है, लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचती है, तभी इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकती है। किन स्वतंत्रताओं पर? यह 19(1) के तहत जो दिया गया स्वतंत्रता आपको, 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d), तो इन सभी स्वतंत्रताओं पर आपको 19(2) के तहत 4 प्रकार का रोक दिया गया है। यह आपको रोका जा सकता है। क्या? तो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के बारे में यदि आप कुछ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी मिलिट्री में और यहाँ की गुप्तचर बातें आप देश के विरोधी देशों को बता रहे हैं, तो आप, और उसमें आप कहिए कि फंडामेंटल राइट का हम प्रयोग करें, तो यह नहीं कर सकते हैं आप। धार्मिक स्वतंत्रता भी है आपके पास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो 19 आप लोग समझे। अब 20 को देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। अनुच्छेद 20 में है क्या, 20 में दिया गया है, तो 20 में यह कहा गया है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा आपसे एग्जाम में। तो अनुच्छेद 20 में क्या है, 3 प्रकार से बांट दिया गया उसको। जिस समय वह कार्य किया हो उसी समय उसे सजा दिया जा सकता है उसी कानून के तहत। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जा सकता है, यह भी याद रखेंगे आप। और अभियोजित और दंडित नहीं किया जाए, खुद के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। 3 प्रकार। 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सा? जिस समय वह कार्य किया उसी समय में। जैसे मान लीजिए 2022 में, 2021 में अभी सज़ा है चोरी करने का, मान लीजिए मैक्सिमम है कि 3 साल की सज़ा होना, और चोरी अभी हम किए आज के डेट में, मान लीजिए आज के डेट में ए नाम का व्यक्ति कुछ चोरी किया और उसे सज़ा मिलता है 2021 के दिसंबर में, और कल 8 जून 2021 को भारत सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया कि चोरी का सज़ा अब मात्र 1 दिन का होगा मैक्सिमम, और मिनिमम सज़ा मात्र 5 घंटे का होगा। तो ये सोचेगा चलो अब क्या, तो हमें बस 1 दिन जेल में रहना ही है। नहीं, आपको उस दिन के हिसाब से सज़ा दिया जाएगा जिस समय आप चोरी किए थे, जिस समय आप अपना कृत्य किए थे, उस समय कौन सा कानून था देश में, उस कानून के तहत आपको सज़ा दिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, एक ही अपराध के लिए आपको दोबारा सज़ा नहीं दिया जाएगा। 2 बार सज़ा। यदि आप मान लीजिए एक अपराध किया और उसकी सज़ा आप काट चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर उसी अपराध के लिए आपको दोबारा जेल नहीं ले जाया जा सकता है। तीसरा, खुद के प्रति आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकता। यह भी फंडामेंटल राइट है आपके लिए। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 20 के तहत यह दिया गया है। अनुच्छेद 21 के तहत है सभी लोगों को जीने का अधिकार, मतलब क्या, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 कहता है। अब इसमें बहुत सारा आप कह सकते हैं बात जो है वो इसके अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यह बहुत ही ब्रॉड आर्टिकल है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही विस्तृत, और लगातार इसमें विस्तार होता ही जा रहा है फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद 21 में। 21 के तहत ही निजता का भी अधिकार आ गया, राइट टू प्राइवेसी।
इसके अंतर्गत ही आपका अधिकार है बिजली पाने का, आपका अधिकार है चैन से सोने का, आपका अधिकार है स्वच्छ पानी पाने का, आपका अधिकार है स्वच्छ वायु पाने का, आपका अधिकार है सुव्यवस्थित ढंग से सही ढंग से राज्य के व्यवस्था के अनुकूल आप शिक्षा पाने का अधिकार, स्वच्छ हवा पाने का अधिकार, आपका अधिकार है आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं आप, ये आपका फंडामेंटल राइट है। 1921 या सब दिया रहा। तो इससे संबंधित एक वाद है जो महत्वपूर्ण वाद है, याद रखेंगे, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। इस वाद में यह किया गया जो मेनका गांधी का पासपोर्ट जो है वह जब्त कर लिया गया। तब मेनका गांधी ने इसे चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और मेनका गांधी के द्वारा यह कहा गया कि यह मेरा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि विदेश में घूमना है तो यह मेरा फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद 19 आपको राइट दे रहा है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में घूमने का, कहीं भी, और फॉरेन जाना है, भारत से बाहर कहीं जाना है तो यह राइट आपको आर्टिकल 21 के तहत दिया गया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो मेनका गांधी के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, आपको विदेश जाने का अधिकार है। मान लीजिए अभी लॉकडाउन लगा हुआ 1.5 साल से, 1 साल 1.5 साल से वो लॉकडाउन लगा हुआ है, और अब वो पैसा हो गया एक बहुत, लॉकडाउन टूट गया, तो मेरा मन किया कि चलो हम विदेश जा घूमते हैं। अब भारत सरकार रोक लगा देगी हम पे कि भैया तुम नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते हैं? तो बस तुम अपने घर पे ही रहो, विदाउट कोई मतलब कह सकते हैं आप रीजनेबल ग्राउंड, कोई मतलब कि कोई विशेष कोई कारण बता ही नहीं रहा सरकार, क्योंकि कोई कारण है ही नहीं सरकार के पास। तो यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि भैया 1.5 साल से घर में बंद है, पैसा है, हमें विदेश घूमना है, हमें पेरिस जाना, हमें लंदन जाना है। तो यही घटना है। लेकिन मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति और वो टेररिस्ट है और वो क्राइम किया यहाँ पर, और उसके बाद वो चाहता है भारत से बाहर जाए, और तब वो कहेगा कि मेरे पास तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 फॉरेन जाने का, तो नहीं, तो वहाँ पे सरकार उसका पासपोर्ट जब्त कर सकती है। दोनों कंडीशन याद रखना है आपको। तो मेनका गांधी बाद में यही निर्णय आया कि नहीं, इन्हें घूमने का इन्हें अधिकार है, इन्हें ये जा सकते हैं। आधार कार्ड वाला मामला था, मुद्रा स्वामी बनाम भारत सरकार, इसके तहत ही निजता का अधिकार दिया गया, जो पुराने उद्देश्य संहिता के अंतर्गत आता है। 2017 में यह करंट केस है। भाई कहने के यहाँ पर यह मतलब आधार कार्ड से एक नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर के डिजिट डालने से आपका पूरा ब्यौरा कोई जान सकता है, बैंक अकाउंट क्या है, नहीं कितना बैलेंस, टोटल चीज़ जान सकता है आपसे। तो इसलिए इस पर बात लाया गया, केस किया, चैलेंज किया गया कि ऐसे में तो सभी व्यक्ति का, सभी मतलब कोई से कोई जान लेगा प्राइवेसी उसका। तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट में इस पर भी चैलेंज किया गया, राइट टू प्राइवेसी इसको दिया गया। एक MC मेहता का जो पर्यावरणविद के रूप में यह प्रख्यात हैं, मरने का अधिकार भारत सरकार के द्वारा इसमें नहीं है। राइट टू डाई जो है यह अधिकार प्राण एवं दहेज संहिता के अंतर्गत नहीं आता है। अरुणा शान बानो बेगम जो एक नर्स थी का लगभग 40 साल पहले, एक मतलब आज से 40-45 साल पहले रेप हुआ था, और कहा गया कि उनके साथी द्वारा कहा गया कि वह कोमा में चली गई, और 40 साल से वो कोमा में थी। और इस पर एक MX प्ले एक वेब सीरीज भी है, कभी समय मिले तो देखिएगा, बहुत अच्छा वेब सीरीज है। और कहा गया कि यह जो रेप हुआ यह लगभग 40-45 साल पहले हुआ, और वर्ष 2011 में इस मामले में पिंकी जो थी वह एडवोकेट थी अरुणा शाह बानो बेगम की तरफ से, और उन्होंने कहा कि 35-36 साल से वह नर्स जो है वह कोमा में है, और ना सही ढंग से ना जी रही है ना मर रही है, उसे दवा देकर मरने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि कोई असाध्य बीमारी यदि है तो 4 डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड लिख कर दे दे तो मरने के अधिकार को उसे सैया पर मतलब जहाँ जिस पर वो सोए हुए हैं वहीं पर उन्हें किसी सुई के द्वारा, यदि लेकिन क्या मेडिकल रिपोर्ट 4 डॉक्टर होना चाहिए उस ग्रुप में, और वो यदि लिख के दे दे कि नहीं अब इनका कुछ नहीं होने वाला, 40-45 से या कोमा में, कुछ नहीं समझ रहे हैं ये, और उनके घर के आदमी यदि फैमिली मेम्बर ये तैयार हो जाए, 4 डॉक्टर लिख के दे दे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिख के दे दे, तो उसे डॉक्टरों के द्वारा ऐसा इंजेक्शन दिया जाएगा जिससे उनकी मृत्यु हो जाए, यह दिया गया है। और किस बाद में तो अरुणा शाह बानो बेगम जो नर्स थी उनके बाद में यह दिया गया। अब रहा 1921 को, तो राज्य सरकार 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, इसका निर्धारण करेगा। यह 86वां संशोधन 2002 के तहत 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रूप में जोड़ा गया।
यह भी आप, और राइट टू एजुकेशन RTE संसद के द्वारा यह पारित किया गया 2009 में, और इसमें यह इसे रखा गया। 14 वर्ष के बच्चों के संतोषजनक प्रारंभिक शिक्षा देने की घोषणा की गई राइट टू एजुकेशन के तहत, जो 2009 में पारित हुआ। अब रहा अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी के संरक्षण। तो इसमें पहला है हिरासत में लेने का अधिकार बताना होगा। अनुच्छेद दूसरा मतलब 22(2) 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष उसे पेश करना होगा। और अनुच्छेद 22(3) उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने की अधिकार है। लेकिन यह उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्हें निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया गया हो, या किसी दुश्मन देश के नागरिक को गिरफ्तार। जैसे मान लीजिए अफजल कसाब को गिरफ्तार किया गया और अफजल कसाब बोलेगा कि भैया 24 घंटे के अंदर मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, मुझे मेरे मनपसंद के मेरे वकील से मुझे परामर्श लेना है, यह मेरा अपना अधिकार। तो ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पर राइट तो है, वह सबको दिया गया है। अनुच्छेद 21 जो है वह भारतीय विदेशी सभी को प्राप्त है वो। तो यहाँ पर यह याद रखेंगे हम लोग। और एक चीज़ याद रखेंगे कि 3 महीने से ज़्यादा यदि कोई उस तरह का अपराध नहीं है तो उसको जेल में नहीं रखा जा सकता, यह भी याद रखेंगे। अनुच्छेद 22 के तहत 3 प्रकार का स्वतंत्रता है। क्या क्या? तो हिरासत में लेने से पहले, हिरासत में आपको क्यों कोई पकड़ रहा है पर प्रशासन, यह आपके पास अधिकार है पूछने का। दूसरा है कि 24 घंटे के अंदर जो पुलिस अधिकारी, जो IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो आपको अरेस्ट किए हैं, वो मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत करें 24 आवर के अंदर, आने ले जाने का समय छोड़कर। और आपके पास यह अधिकार है कि आप अपने पसंद के वकील को आप रख सकते हैं। यह अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कहा गया है। तो इन्हीं बातों का यहाँ चर्चा किया गया है। धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार जिसे वर्गीकृत किया जाएगा क्षमता के अधिकार के अधीन। अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। धार्मिक धर्म के आधार पर एजुकेशन सेंटर में मान लीजिए नहीं, या मुस्लिम है, या क्रिश्चियन है, या ईसाई है, या बौद्ध है, या सिख है, तो इसका एडमिशन यहाँ नहीं होगा यदि वो सरकारी संस्थान है, मतलब सार्वजनिक स्थल है। यदि कोई उस ढंग का कोई होटल है या सार्वजनिक कोई ग्राउंड है, तो वहाँ पर यह नहीं बोला जा सकता कि नहीं तुम मुस्लिम हो, तुम इस ग्राउंड में नहीं आ सकते हो, नहीं तुम हिंदू हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम इस ग्राउंड में नहीं आ सकते हो। ऐसा नहीं बोला। यदि कहीं बोला जा रहा है तो आपके फंडामेंटल राइट का वहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ यह भी याद रखेंगे आप, यदि वह किसी विशेष जाति के लोगों के द्वारा बनाया गया कोई विशेष प्रकार का, जैसे मदरसा है, कोई विशेष प्रकार का कोई मंदिर है, तो मंदिर तो ऐसा है जहाँ जाने से किसी को नहीं रोका जाता है। तो यह भी याद रखेंगे। जैसे कोई बहुत बड़ा होटल है तो वहाँ पर सभी कास्ट के व्यक्ति जा सकते हैं, वहाँ पर धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग फंडामेंटल राइट से संबंधित समसामयिक अतिरिक्तांक से कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास किए, और आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और फंडामेंटल राइट समझने में बहुत मदद मिला होगा। तो इस वीडियो को आप अपने अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका मात्र 1 सेकंड लगेगा। सिर्फ आपको अपने किसी भी दोनों में से किसी भी हाथों किसी भी उंगली को ले जाकर सब्सक्राइब पर जाकर क्लिक करना है बस, और आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें सपोर्ट कीजिए, हम भी आप लोगों के साथ हैं। और 67वीं BPSC हम सभी मिल के एक साथ अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, हमारा सपोर्ट आपके साथ है, क्रैक किया जाएगा। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।